जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास यानी कि भारत का इतिहास। दोस्तों आज जो हमारा जो है कि वो भारत के इतिहास का क्लास दूसरा है, यानी कि पहले क्लास हमने ऑलरेडी जो है कि आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा UKGS एकेडमी में। और आप लोगों का एक सूचना ये है कि आप सबों का हिस्ट्री का क्लास शुरू हो गया है और डेली प्रैक्टिस टेस्ट के सेशंस में आप सबों को क्लास रेगुलरिटी के रूप में मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और जो है कि आप थोड़े बहुत जो है कि अपने से खुद से मेहनत करके जो है कि आप कोई भी अचीवमेंट पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, भारतीय इतिहास के क्लास 2, यानी कि जो भी आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम है वो आप कमेंट के जरिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका जो है कि आपको वो सॉल्यूशन ला करके दूंगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे और पॉइंट्स में क्या क्या है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उन सबों को याद करना हम लोगों को जो है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे वैसे एग्जाम तो है नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ दिया आ गया, नहीं। आपको जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आपको पॉइंट्स को बाय पॉइंट्स चीजों को क्लियर यानी कि क्लियर रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन डाल देगा वो हम लोगों को भी पता नहीं होता, आपको भी पता नहीं होता है, ठीक है ना। और आप यदि पिछले प्रैक्टिस सेट सेशंस को लगा सकते हैं, लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो आपको जो है कि अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। और वैसे प्रश्न मैं आप सबों को डेली प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि DPT के सेशंस में आप सबों को जो कि एक प्लेलिस्ट के माध्यम से बना हुआ है वहां आपको रेगुलर मैं देता रहूंगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। देखिए भारत का इतिहास, भारत का इतिहास क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के इतिहास क्या है, समझ गए क्या है। तो आपसे सवाल है, बताओ भारत का इतिहास क्या है, बताइए। चलिए कोई बात, देखिए भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, कि किस लिए बांटा गया है, इन सारी चीजों का जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि भारत के इतिहास को 3 वर्गों में क्यों बांटा गया है, क्यों बांटा गया बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत मस्त, क्या बात है सर, ठीक है। देखिए भारत के जो है कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्राचीन काल क्या यानी कि पुराने जमाने, यानी कि सबसे सर्वप्रथम जब देश का निर्माण हुआ था, जनसंख्या का निर्माण हुआ, नस्लों का निर्माण हुआ था, तो वो समय जो है कि प्राचीन भारत है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्राचीन भारत यानी कि शुरू वाला चीज को देखना पड़ेगा, उसके बाद वाले चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को उसके बाप को देखना पड़ेगा, तब बेटा को देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका पोता को देखेंगे। कोई व्यक्ति सबसे पहले अपने जो है कि पूर्वजों का जो नामो निशान के अनुसार आता है, पहले उसका दादाजी हुआ, उसके बाद उसका बेटा हुआ, उसके बाद उसका पोता हुआ। उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले प्राचीन को देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन को देखेंगे, उसके बाद आधुनिक को देखेंगे। तो भारत इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है बताइए प्लीज। भारतीय इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला बात बताएंगे, बहुत बढ़िया, क्या होता है? सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद कौन सा? मध्यकालीन भारत, उसके बाद कौन सा? आधुनिक भारत। यानी कि भारतीय इतिहास को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। और इसका बांटने का श्रेय किसको मिला? आपसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास को बांटने का श्रेय किसको मिला। भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहास के 3 वर्गों में बांटने का श्रेय किसको मिला? आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ आपको मिल गया होगा, यूपीएससी में आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको CGL में देखने को मिलेगा, आपको बैंक में देखने को मिलेगा। तो इस ऐसे पॉइंट्स में आपका सवाल यहाँ से बनता है। यदि आप देखे होंगे, यदि आप सेट लगाए होंगे तो ये सवाल आपको इतिहास के अंदर बहुत बार आपको सेट में देखने को मिलेगा। यदि आप सेट लगाते हैं रेगुलर तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बढ़िया। आप यदि सेट लगाते हैं, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। देखिए रूटीन क्या है कि आप जितना पढ़े उसका रिवीजन कैसे करना है? सेट मार के करना है, सेट लगाते हुए चलना। सेट यदि लगाते हैं आप, क्या होता है कि आपका रिवीजन तो हो जाता है और जो कि टाइम का वैल्यू इसमें पता चलता है कि आप कितने टाइम में कौन से चीज को पढ़ रहे हैं,
कितने एक सवाल बनाने में कितना टाइम लेते हैं। जैसे मैथ के सेशंस में ही यदि जाते हैं तो आपको वहां से पता चलता है कि एक सवाल में कितना सेकंड हमारा जा रहा है। और जो होता है कि जीएस हम लोग का पढ़ने का सबसे, देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट जो है कि आपका पॉइंट्स पर फोकस करता है। क्या करता है? पॉइंट्स पर फोकस करता है। यानी कि जैसे हम लोग देखिए विभाजन, भारत का इतिहास का विभाजन कितने वर्गों में हुआ है, तुरंत मन में ख्याल आएगा 3 वर्गों में बांटा गया। लेकिन मैथ में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोगों को, और कैलकुलेशन में क्या होता है कि टाइम का वेस्ट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अथासंभव हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, यदि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो है कि जीके जीएस वगैरह, जो इंग्लिश जीके जीएस या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सटासट बना लेना। उसके बाद में क्या करना है? मैथ पर बनाना। मैथ जैसे आप पहले बनाना शुरू कर दीजिएगा, मान लीजिए आप मैथ को पहले बनाना शुरू कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका जो कि कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा। ये बात क्लियर है? कोई ऐसा सवाल होगा जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा, और कंफ्यूज करने के बाद क्या होगा कि उसमें टाइम का आपका जो है कि वो लैप्स हो जाएगा, टाइम जो है कि आपका घट जाएगा, और जो है कि ये सब बनाने में भी आप लोगों को। तो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कि जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश पर कमांड कर लेंगे, लास्ट में आपको मैथ बनाना है। हम जानते हैं कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं वो सारे मैथ में धुरंधर होते हैं, बल्कि उसको टाइम का मेंटेन करके नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण उसका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आप टाइम मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 25 में 25 तो ला नहीं सकते हैं, मैं भी ये कहूंगा कि आप 25 में से 25 जो है कि नहीं ला सकते हैं। वैसे ही कंडीशन में आप 25 में 25 नंबर ले आ सकते हैं, लेकिन अनदर जो है कि 23 24 इतना क्वेश्चन यदि आप मान लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा पॉइंट्स पर आएंगे। देखिए प्राचीन जो है कि प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इस तीनों के जो कि बांटने का श्रेय किसको मिला? तो जर्मन का श्रेय जर्मन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस, यानी कि किसको मिला? जर्मन के एक व्यक्ति क्रिस्टोफ सेलियरस। कौन सा? क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टो। देखिए कैसा नाम ये सब रखता है, हम लोग को रटने में बहुत जो है कि याद रखने में बहुत माथा घूम जाता है। इसलिए हम लोग को क्या ध्यान से देखना है कि जर्मन का कहाँ का है, यानी कि भारत के 3 वर्गों में कौन बांटा है? जर्मन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफ। क्या है? क्रिस्टोफ। क्या है? क्रिस्टोफ। जैसे क्रिस्टोफ देखे उसके बाद क्रिस्टोफ सेलियरस। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, प्राचीन भारत को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राचीन, बहुत बढ़िया, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ना होगा हम लोगों को? प्राचीन भारत का इतिहास। अब देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास है क्या, इसको कितने वर्गों में बांटा गया और इसमें क्या क्या मुख्य चीज है। देखिए वैसे चीजों को नहीं पढ़ना जो हम लोग हमारा यूजलेस हो, वैसे चीजों को पढ़ना जो हमारे यूज में यानी कि हमारे काम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अनदर चीज को हम लोग जो है कि इग्नोर करते हुए चलेंगे, और जो मुख्य पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर हम लोग कमांड करेंगे। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास जो है कि इसको मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग से जो क्वेश्चन आपका बनता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपका क्वेश्चन बनता है, बस उन्हीं को देखना है। अनदर चीजों पर हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, ना कि पूरा पढ़ करके जो कि हम लोगों को क्या करना है, कोई काम का नहीं भाई। जैसे आप जो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं। इतना स्टूडेंट को पता भी चलता है कि बीए कर लिया, बीए करने के बाद क्या करना चाहिए उन लोगों को भी पता नहीं है। और यदि हम लोगों को 12th करा करके और बोल देता है कि आप इस क्षेत्र में जाने के लिए पढ़ाई करें, वो क्षेत्र में जाने के लिए वो पढ़ाई करें, खैर ये सब बात की बातें मैं एक बार इस टॉपिक पर भी आऊंगा। आप लोग देखिए, तो प्राचीन भारत का इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया? मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? एक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक जो कि पुरातात्विक और इससे संबंधित साक्ष्य, क्या क्या इसमें मिला हुआ है। तो आज हम लोग जो है कि सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ देंगे। तो देखिए धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। देखिए ये दोनों को हम लोगों को पढ़ना है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। इनको इग्नोर कर देना है, इनको भी
जो कि इग्नोर कर देना, इनको नहीं पढ़ना है, बस कोई काम करना है नहीं, तो क्यों पढ़े हम लोग टाइम्स का झूठा लेफ्ट करके, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी है क्या। सबसे पहले देखेंगे क्या कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन सी जानकारी मिलती है आपको। यदि एग्जाम में पूछा जाए आपको देखने को मिलेगा एसएससी जीडी में कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी क्या है, तो क्या है, क्या है, वेद है। क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, वो है वेद। यानी कि सर्वप्रथम जो कि धर्म ग्रंथ कौन सा बना, सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ, सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या बना, वो वेद। सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या हो गया, वेद। यानी कि सबसे पहला यदि धर्म का ग्रंथ कोई बना है तो वो कौन सा धर्म ग्रंथ बना है, वेद। जैसे पंडित पुरोहित जो पढ़ता है वेद, वेद वेदांग जैसे जो चीजें हैं वो सर्वप्रथम, यानी कि आपसे पूछा जाए सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा सर्वप्रथम सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, तो वो हो जाएगा वेद। क्या हो जाएगा, वेद। आपको एसएससी में कई बार आपको जो है कि सवाल पूछे गए हैं, आप सेट लगाते हैं तो सेट में देखिए कि सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहला धर्म ग्रंथ सॉरी सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या है, यानी कि सबसे पहले वाले धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, वेद। और इसकी जो है कि निर्माणकर्ता, यानी कि इसको जो है कि ज्ञाता जिसको बोलते हैं निर्माणकर्ता, इसका ज्ञाता कौन है, वेद का ज्ञाता कौन है, वेद का निर्माण किसने किया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन सा किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण देवपायन किया है, महर्षि कृष्ण देवपायन किया, महर्षि कृष्ण देवपायन, महर्षि कृष्ण देवपायन, यानी कि वेद का जो है कि ज्ञाता कौन है, तो महर्षि कृष्ण देवपायन, महर्षि कृष्ण देवपायन। तो वेद का जो है कि ज्ञाता कौन है, तो यही है, कौन है, यही है। बड़ा खतरनाक नाम है जी, बोलने में भी हम लोगों को टेंशन हो रहा है इसका नाम, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग याद रख लेंगे। अब चलते हैं वेद पर। वेद का ज्ञाता कौन है, महर्षि कृष्ण देवपायन, जो कि ऐतिहासिक यानी कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो वेद है। अब चलेंगे वेद। देखिए वेद जो है कि इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, वेद को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। वेद को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से इसको पढ़ देंगे। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। वेद को कितने प्रकार में कितने भागों में बांटा गया है, वेद को कितने भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद को कितने भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कितना वर्गों में बांटा गया है, बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। क्या बताया उसके बाद क्या, क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर चलेंगे। देखिए अब इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप सबों को भी क्या होगा कि पढ़ने में थोड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आप लोग उतना बैठने वाला है नहीं, हमको पूरा पता है स्टूडेंट क्या करता है नहीं करता है, लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़ रहा है, रूम में कितना घंटा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, हमको सबको पता है। बीच में ब्रेक आपको लेना पड़ता है, इसलिए 18-20 मिनट का वीडियो आप इत्मीनान से पढ़ेंगे। हमको भी पता है कि आप 2-3 घंटा का लगातार वीडियो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है उतनी देर अपने जगह पर टिके हुए बैठने का, आपका औकात नहीं है, ठीक है। चलिए लिखिए ऋग्वेद, हम जानते हैं आपकी औकात नहीं है 3 घंटा बैठने एक जैसा। आप 3 घंटा जैसे बैठते तो 5 बार पानी पिएंगे, 6 बार टॉयलेट जाएंगे, 7 बार माथा ऐसे पकड़ के इससे सुना क्या हो गया तेरे को, ठीक है ना, पता है नहीं। 7 बार आप माथा पकड़ेंगे। यदि आप जाते हैं, मान लीजिए आप सोचे, आप मन में सोच रहे हैं कि हम आज 3 घंटा 4 घंटा से पहले उठेंगे नहीं। मान लीजिए आप आज सोच लिए मन में कि आज साला हमको 4 घंटा पढ़ना है। क्या हुआ, बैठे 20 मिनट के बाद थोड़ा 15 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, हाँ 1 घंटा होते होते 3 बार पानी पिएगा। इल्ले कहाँ पड़ेगा तू रे, कहाँ पड़ेगा तू। 3 घंटा होते होते आधा घंटा 1 घंटा होते पानी पिया, 2 बार पानी पिया तो उसको पेशाब तो लगभग करेगा, लगेगा नहीं, टॉयलेट लगेगा,
तो ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाता है और आपकी औकात है नहीं एक बार में 3 घंटा बैठ करके पढ़ाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। रचना हुआ है, ऋचाएं क्या होता है कि रचना है, जो जितने भी ऋचाएं हैं, जैसे कोई जो है कि जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं बस उसी प्रकार वेद में जो है कि ऋचाएं हैं, मान के चलते हैं उसी के तौर पर। जैसे संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है, या फिर अन्य जो चीजें हैं वो शेड्यूल वाइज, तो उसी प्रकार से जो है कि ये ऋचाएं यानी कि रचनाएं हैं, या फिर इसको बोलते हैं दोहे भी बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें इसको बोल सकते हैं। अब देखेंगे कि इसमें प्रमुख तत्व है क्या। तो ऋचाओं में प्रमुख तत्व है क्या, यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं, 10 मंडल पाए जाते हैं। उसके बाद सूक्त कितने पाए जाते हैं, 10 से 28 सूक्त पाए जाते हैं। ऋचाएं कितने हैं, कितना है 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में टोटल ऋचाएं कितने हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। उसके बाद जो कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का विवरण है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का विवरण है, यानी कि जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो देव प्रचोदयात्। यानी कि गायत्री मंत्र किसमें है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के सूक्त पाए जाते हैं, कितने सूक्त हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। मंडल कितने हैं, 10 मंडल है। ऋचाएं कितने हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। और इसी में गायत्री मंत्र का विवरण है, किसमें, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र क्या है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस सबका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट से और। ऋचाओं को पढ़ने वाला सबसे पहले कौन था, सबसे पहले ऋचाओं का पढ़ने वाला है कि रचनाओं को पढ़ने वाला कौन था, होर्तु नामक एक ऋषि था जिसने सारी ऋचाओं को पढ़ा था। समझ गए कि नहीं समझ गए। कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट, ठीक है ना, वगैरह वगैरह चीजें कर सकते हैं आप, इसमें कोई जो थी नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।